उसका नाम मैनेजिंग स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। इस मॉड्यूल का मैं पहला ब्लॉक, जिसका कि पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, यानी तनाव के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। मेरा नाम उर्फा रामीन है। मैं आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझाने की बहुत कोशिश करूंगी। तो इस टॉपिक में, इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे कि तनाव क्या है, तनाव के अक़साम क्या है, पेशेवराना तनाव किसे कहते हैं, तनाव की अलामात क्या है और तनाव के ज़राए क्या हैं। तो तनाव के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक या दो केस स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगी। एक केस स्टडी ये है कि समीना एक बच्ची है। वो अपने घर में सबसे बड़ी औलाद है, यानी कि सब बच्चों में पहली औलाद समीना है। और वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती भी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है और बड़े होकर वो डॉक्टर बनना चाहती है। बहुत ख्याल है उसे डॉक्टर बनने का, बहुत आरज़ू है डॉक्टर बनने की। अब ऐसा होता है कि समीना के पास और भाई बहन हैं छोटे छोटे। तो समीना की माँ अचानक बीमार हो जाती है। समीना की माँ बीमार हो गई और बीमारी की वजह से समीना को अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती है। ऑब्वियसली हर औलाद अपने माँ बाप की देखभाल करता है। और जब समीना अपने माँ की देखभाल करने लगी, पढ़ाई की तरफ से थोड़ा सा ध्यान हट गया। पहले बढ़ गया, फिर हट गया। तो ध्यान जब बढ़ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि समीना की माँ ठीक नहीं हो गई, अलबत्ता वो अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी कि वो मर गई। अब पूरे घर का पूरा जो मतलब वहां पे घर का पूरा सिस्टम जो था वो अब समीना को चलाना पड़ा। वो इस तरीके से पहली वाली समीना नहीं रही जो माँ की हयाती में बहुत चंचल थी, खुशफहम थी, खुशी से हर किसी से बात करती थी, पढ़ाई की तरफ ध्यान देती थी। अब माँ की मौत के बाद वो हमेशा घर की तरफ ध्यान देने लगी, भाई बहनों की तरफ ध्यान देने लगी, दिमाग बट गया, हट गया और इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगी। अब जब खुद भी बीमार रहने लगी तो डॉक्टर के पास उसको लिया गया। डॉक्टर ने देखा, बहुत जांच की, लेकिन बीमारी कोई नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके पास तो कोई भी फिजिकल बीमारी, यानी कि जिस्मानी तौर से वो कहीं भी बीमार डॉक्टरों को नहीं लगी। क्या हुआ, जब बीमार भी रहने लगी, घर की तरफ भी ध्यान होने लगा, तो उसका जो इंटरेस्ट पढ़ाई में, जो दिलचस्पी थी पढ़ाई की तरफ, वो खत्म होने लगी। और ऐसा भी हुआ कि उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि मैं एग्जामिनेशन में भी हिस्सा ले। ये सारे हालात समीना को कब हो गए, जब उसकी माँ की मौत हो गई और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। माँ की जुदाई का गम, बहन भाइयों का ख्याल, घर का ख्याल, और इस तरीके से जो उसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का, वो हट गया और वो कई मानों में कम हो गया, क्योंकि अब उसकी खुशियों का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एक जरिया बन गया, एक और मतलब ना सेंटर बन गया जहां की तरफ उसको ध्यान देना पड़ा। इसी तरीके से रवि और एक शख्स है जो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, सीनियर मैनेजर के मतलब ना ओहदे पे वो फाइज है, और सीनियर मैनेजर के ओहदे पे फाइज होने की वजह से उसने क्या काम किया, बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मेहनत से काम करने की वजह से उसे लगा कि इस साल का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका है, जो उसकी मतलब स्टडी है
कि उसका रहन-सहन, उसका बर्ताव, उसका ताल्लुक अपने मतलब बॉस के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा रहा, उस अप्रेज़ल के बिना पे उसे ज़रूर प्रमोशन हो जाएगी। उसे पूरा ये यकीन था कि मेरे काम से, मेरे बिहेवियर से हर कोई खुश है उसके कंपनी में, उसके ऑफ़िस में। तो ये लगा कि वो ज़रूर प्रमोशन हासिल करेगा इस साल। लेकिन साल के आखिर पे जब रिज़ल्ट आया तो ये देखा गया कि रवि को किसी भी किस्म की प्रमोशन नहीं मिली। मैनेजमेंट ने सोचा था कि शायद जो रवि है उसका जो अप्रेज़ल कहीं पे है वो कम हो रहा है। यानी कि कहीं पे उसने उस लेवल पे काम नहीं किया था जिस लेवल पे कि मैनेजमेंट खुश हो जाती। नतीजा क्या हुआ कि रवि का पहले जो मूड है वो पहले ऑफ हो गया। यानी कि उसको दिल में कहीं पे खटका लगा कि मेरे साथ ये क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आहिस्ता-आहिस्ता उसने देखा कि उसका जो काम है, उसकी जो सिंसियरिटी है, वो भी उनके सुपीरियर्स या सुपरवाइज़र जो थे, उनको भी वो अच्छी नहीं लगी। इस तरीके से उसका दिल टूट गया, उसको काम में दिल नहीं लगा, काम में जब दिल नहीं लगा, तो उसको रवि को यानी जो काम के तईन लगाव था, वो कम होता गया। ऑब्वियसली जब काम के तईन लगाव कम हो गया, काम की जो प्रोडक्टिविटी थी यानी कि जो जितना काम पहले रवि के ज़रिए निकलता था, वो भी अब कम होने लगा। प्रोडक्टिविटी कम हो गई यानी कि नतीजा कम निकला। इस तरीके से क्या हुआ कि रवि को और डाँट खानी पड़ी। और डाँट खानी पड़ी तो फ्रस्ट्रेशन आ गई और उस फ्रस्ट्रेशन की बिना पे क्या हुआ कि रवि का असर खाली काम पे नहीं बल्कि उसके घर पे भी पड़ा। वो घर में भी लड़ाई करने लगा, अपनी बीवी से नाराज़ रहने लगा, बीवी की बात पे चिड़चिड़ाने लगा। कोई आम-सी बात करता था, वो चिढ़ता था, चाहे ऑफ़िस में, चाहे घर पे। तो इस तरीके से जो रवि के रिलेशंस थे, वो दिमागी तौर पे बहुत खराब होने लगे और जब रिलेशंस खराब हो गए तो पूरा असर उसके काम पे भी पड़ा और उसके रिलेशंस पे भी पड़ा। ये दो केस स्टडीज हैं और दोनों केस स्टडीज में हम देखते हैं चाहे समीना की है या रवि की केस स्टडी है, दोनों केस स्टडीज में अगर गौर से देखा जाए एक किस्म का स्ट्रेस है। समीना को स्ट्रेस हुआ माँ की मौत का। जब उनकी माँ इस दुनिया जो स्ट्रेस जब भी क्रिएट होता है, ये या तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन या कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होता है। यानी कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो रॉबर्ट काहन ने कहा कि जो सोशल साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस है यानी कि समाजी साइकोलॉजी, समाज ने इस स्ट्रेस को किस तरीके से लिया और उस समाज के दायरे में एक शख्स इस स्ट्रेस से कैसे बाहर आएगा और कैसे लेगा। ये मॉडल जो है ये हमें रॉबर्ट काहन ने दिया था और इस मॉडल में उसने कहा कि ये एक इंडिविजुअल देखता है, एक शख्स देखता है कि मैं कैसे फिट बैठूंगा एनवायरनमेंट में इस स्ट्रेस के होने के बावजूद। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि ये इंडिविजुअल अप्रोच है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो कैसे अपना रोल अदा करेगा समाज में इस स्ट्रेस को कम्बैट करने में, कि समाज का दबाव उसको पूरा है, एक साइड से भी दबाव है, दूसरे साइड से भी, हर तरीके से उसको दबाव है, लेकिन अपना रोल वो कैसे अदा करेगा इस दबाव से बाहर आने के लिए, तो वो इनफरादी नुक्ते नजर होता है और इनफरादी नुक्ते नजर हर किसी फर्द के लिए डिफरेंट होता है।
एक शख्स एक तरीके से लेगा, दूसरा एक ही एनवायरमेंट में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से लेंगे, और एक शख्स का, एक इंडिविजुअल का अपना नुक्ते नजर सही, किसी का भी नुक्ते नजर, इसमें हम कभी नहीं कह सकते कि कोई नुक्ते नजर गलत है। इसी तरीके से ये इस पर फोकस करता है कि स्ट्रेस जो है ये अनकॉन्शियसली एक इंसान के मतलब नशोनुमा पे असर करता है, यानी कि इंसान का जो इंडिविजुअल अप्रोच है, इंडिविजुअलिज्म, इनफरादी तो इंसान की जो शख्सियत है, एक शख्स की जो शख्सियत है, उस पे ये काफी असरअंदाज होती है। और ये मतलब ना अनकॉन्शियसली उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है, बगैर ध्यान दिए हुए इसका जो ये नफ्सियाती नुक्ते नजर है, ये भी एक नुक्ते नजर हमारे इस अप्रोच में है कि किस तरीके का होता है तनाव का नुक्ते नजर। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तनाव की कितनी किस्में हैं। अगर देखा जाए तनाव की 3 किस्में देखी गई हैं मेन। तो पहली किस्म जो हमारे पास है यह है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस माना गया है कि ये एक अच्छा स्ट्रेस है, और यूस्ट्रेस को मस्बत अंदाज में देखा जाता है, क्योंकि ये इस तरीके का स्ट्रेस होता है कि जो कि हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेस हो जाए। जैसे कोई शख्स, उसको नई जॉब मिली, और जब नई जॉब मिली उसको, वो जॉब पे जाता है, नौकरी पे जाता है, नौकरी पे जाने की उसको खुशी होती है, लेकिन अंदर से वो दबाव भी होता है कि मैं अच्छी तरीके से करना चाहूंगा, अच्छा काम करूंगा, बाकी स्ट्रेस तो है इससे, लेकिन ये वो स्ट्रेस है जिसपे इसके मतलब इंडिविजुअलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, खुशी खुशी से, खुशी का स्ट्रेस है ये। या फर्ज करें किसी की शादी है, शादी में जाना, शादी में अटेंड करना, और शादी के मुख्तलिफ रस्मों रिवाजों में मतलब अपने आप को घुल करना, और रस्म और रिवाज सभी निभाना, उसमें बहुत खुशी होती है ना, और उसी खुशी में अपने आप को डालना, लेकिन खुशी होती है, साथ में ये तनाव होता है कि ये रस्म अच्छी तरह से होनी चाहिए, और इस तरीके का जो तनाव है उसको यूस्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ये इसमें खुशी और तनाव के मिले जुले असरात होते हैं। तो ऐसा तनाव कोई नेगेटिव किस्म का तनाव नहीं है, मनफी तनाव नहीं है, ये मस्बत तनाव है, यूस्ट्रेस। दूसरा है न्यूस्ट्रेस, जिसका कि कोई असर नहीं होगा, न ये फायदेमंद है न ये नुकसानदेह है, इसको हम कहते हैं न्यूस्ट्रेस। जैसे हम गाड़ी में चल रहे हैं, चलते चलते अचानक गाड़ी का आगे ट्रैफिक जैम हो गया। इस वक्त तनाव होता है कि गाड़ी कब निकलेगी, हम कब पहुंचेंगे, पता नहीं क्या हुआ, कैसे चलेगा ट्रैफिक, कैसे होगा। लेकिन जो ये किस्म का तनाव है, ना ये फायदेमंद है ना नुकसानदेह है, क्योंकि जब ट्रैफिक को निकलना होगा वो निकलेगा और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बेशक हम लेट तो हो जाएंगे, लेकिन इस पे तो किसी का असर नहीं होगा। तो उस किस्म का तनाव जिसमें न तो पॉजिटिव कोई चीज है न नेगेटिव कोई चीज है, उसको हम न्यूस्ट्रेस कहते हैं। तो ये ऐसा तनाव है जो मिडवे है, ना पॉजिटिव असर ना नेगेटिव असर। हाँ, अब इसके बाद और एक किस्म का तनाव है जिसको हम परेशानी या डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस एक ऐसी कैटेगरी है जो आम लोगों में पाई जाती है, और ये तब होता है जब कि किसी शख्स का एस्टीम या तो हाई हो या लो हो। ये शेफर भी कहते हैं, शेफर ने भी 1998 में कहा कि जब किसी का स्ट्रेस या तो ज्यादा हो या कम हो,
सॉरी मतलब एस्टीम ज़्यादा हो या कम हो और वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है। और जब वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है, वो जो तनाव है वो उस पे हावी हो जाता है और परेशानी यहाँ पे आ जाती है, दिमाग में आ जाती है। परेशानी आ गई और इस परेशानी को कैसे कम्बैट करना है, और जब तक ये परेशानी दूर नहीं हो जाती है, उस शख्स पे जो है हर किसी किस्म का तनाव उसके चेहरे पे भी नजर आता है, उसके रोजमर्रा जिंदगी में भी नजर आता है और हर किसी चीज में वो तनाव नजर आता है। अब देखते हैं कि जो ये पेशेवराना तनाव जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस कहते हैं, अक्सर यही स्ट्रेस हो जाता है, ये कैसे होता है, ये क्या होता है। फर्ज करें कि कोई नई नौकरी में आ गया, अब कुछ दिनों के लिए उसने अच्छी तरह से काम किया, लेकिन कुछ दिनों के लिए काम करने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियां हैं। मतलब कभी वो अडेप्ट नहीं होता है नए माहौल में, वो चाहता है कि मतलब उसने जो दिमाग में अंदाजा किया होता है कि मुझे इस किस्म का माहौल मिलेगा, उसको वो माहौल नहीं मिलता है। या कभी कभार नेगेटिव रिएक्शंस आ जाती है उसके एम्प्लॉइज से, चाहे नौकरी देने वाले से, उसका बॉस हो या सबॉर्डिनेट हो या उसके साथ काम करने वाले लोग हों, उनकी तरफ से उसको वो पूरा कॉपरेशन नहीं मिलती है, उसकी वजह से भी वो तनाव में आ जाता है, जिसकी वजह से जो ये एम्प्लॉई है वो स्ट्रेस में आ जाता है, गुस्सा आता है उसको, परेशानी हो जाती है उसको, कभी कभार वो सर भी पटकता है, हाथ पटकता है, या बिहेवियर में उसके बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो इस किस्म के तनाव में, जो ये तनाव होता है, ये पेशेवराना तनाव, इसमें आप फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी देखेंगे, फिजिकल रिएक्शंस भी देखेंगे, साइकोलॉजी का भी रिएक्शन आएगा और आपके बिहेवियर पे भी ये असरअंदाज होगा। जैसे साइकोलॉजिकल रिएक्शन में गुस्सा, बहुत खतरनाक किस्म का गुस्सा आया, परेशानी हो गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, बेइत्मीनानी हो गई, तो ये है हमारे साइकोलॉजिकल असरात। इसी तरीके से अगर अचानक ही उसके पेट में कोई गड़बड़ हो गई, बॉवल सिंड्रोम हो गया, वो डहेरिया होने लगा, उसको स्टोमक अपसेट हो गया, या किसी को देखते ही दिल की धड़कन तेज होने लगी, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, या सिर में दर्द होने लगा, तो ये जो जॉब की वजह से ये चीजें, जॉब में जब पेशे में जब आपको स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, तो ये चीजें भी होने लगती हैं। तो इसको हम कहेंगे ये फिजिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो ये फिजिकल रिएक्शंस में आएगा। या जो मैंने अभी कहा कि बिहेवियर में, उसके उठने बैठने के अंदाज में भी तब्दीलियां आती है। तनाव की वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज करने लगा, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होने लगा, उसके हाथों से चीजें गिरने लगी, चीजों को वो संभाल नहीं पाया, या स्मोकिंग करने लगा, या किसी नशे की लत होने लगी, या बार बार कोई चीज होने लगी, सीढ़ियों से वो गिरने लगा, या इसी तरीके से बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो इसको हम कहेंगे कि इस शख्स को बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होने लगे। यानी कि पेशेवराना तनाव में 3 किस्म की चीजें हो जाती हैं, या तो साइकोलॉजी का असर पड़ता है, या हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, और या हमारे बिहेवियर पे असर पड़ता है। और ये ऐसा असर होता है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता है, लेकिन जो हमारे साथ लोग होते हैं, हमारे साथ जो उठते बैठते हैं लोग, उनको महसूस होता है कि नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और ये भी है कि कुछ तनाव इसमें शॉर्ट टर्म होते हैं, जिनकी की मुद्दत बिल्कुल कम होती है, जबकि कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं।
तो इसमें क्या करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो जल्दी-जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो बहुत उनका असर बहुत देर तक रहता है। इससे स्ट्रेस लेवल जो है वो भी डिफरेंट आ जाती है, यानी कि इंसान का जो लाइफ़स्टाइल है, जो वो तरीका उसको एज़ एन एम्प्लॉयी मतलब कहीं पे वो नौकरी कर रहा है और जो तरीका उसको इख्तियार करना है, जो रोल उसको इख्तियार करना है, वो अच्छी तरह से वो रोल नहीं कर पा रहा है अदा, या किसी मरहले के साथ, किसी प्रॉब्लम को कैसे कोप अप करना है, कैसे मुकाबला करना है, वो चीज़ें भी नहीं कर सकता है। और साथ में जो उसके मतलब ऑफिस का क्लाइमेट हो, ऑफिस का माहौल जो है, उसके साथ भी वो अच्छी तरह से का मतलब ना मुकाबला नहीं कर पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बर्नआउट सिंड्रोम हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं बिल्कुल थक हार गया हूँ, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस बर्नआउट सिंड्रोम में क्या होता है कि इसी तरीके की मतलब हाई लेवल ऑफ जॉब स्ट्रेस हो जाता है या पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जो कोपिंग अप स्किल्स यानी कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करने का या मुकाबला करने का जो अंदाज़ है, वो भी कम होता है, अच्छी तरह से वो मुकाबला नहीं कर पाता और इसमें बहुत सारे कॉस्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंसान थका-हारा लगता है, बिल्कुल। और बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मतलब बर्नआउट स्टेज के कुछ पेशेवराना जो तनाव है, उसके 5 स्टेजेस हैं बर्नआउट में, जिसमें कि पहला मरहला जो है वो हनीमून स्टेज है। दूसरा है मुकम्मल कमी का मरहला, तीसरा है इंतहाई जिस्मानी थकावट का मरहला, चौथे में हम बहरान का मरहला देखते हैं, फिर उसके बाद दीवार को मारने का मरहला। जो ये हनीमून स्टेज है, ये मानिए जैसे किसी एम्प्लॉई की जैसे नई जॉब उसने ले ली, जैसे नई-नई शादी करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होता है ना इंसान, इसी तरीके से एक शख्स ने नई जॉब ले ली, वो बहुत ही एक्साइटेड है, एंथुसियास्टिक है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंज ऐसा आता है, एक नया माहौल ऐसा हो जाता है कि वो उसको लगता है कि कहीं पे मेरी फंक्शनिंग जो है, मेरा काम का जो अमल और रद्द-ए-अमल है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। एक तरीके से तो वो बहुत एंथुसियास्टिक है कि मुझे ये काम करना है, मुझे किसी हद तक पहुंचना है, लेकिन दूसरे ही लिहाज से कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरी फंक्शनिंग में खुद ब खुद कमी आ रही है। क्यों लगता है? क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है जिस माहौल की उसने तमन्ना की होती है या जो उसने माहौल अपने दिमाग में बनाया होता है। उसको लगता है कि मैं इस माहौल में फिट नहीं हो रहा हूँ, इस माहौल में मुझे ऐसी कुछ स्ट्रेसेस आ रही है जिसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ, फेलियर का सामना कर पा रहा हूँ, या अगर फेलियर भी नहीं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये यूजफुल ही नहीं हो रहा है, इसका किसी को लगता ही नहीं कि ये कहीं पे जरूरत है, या कभी कभार उसको ऐसा भी लगता है कि मेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, मैं शायद मिसफिट हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इनको तो कहीं पे लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो ये वैसा स्टेज है जहाँ पे करने की चाह है, लेकिन आउटपुट लगता ही नहीं है कि कुछ आ रहा है। ये तो था हनीमून मरहला। दूसरा मरहला जो कि फुल शॉर्टेज का मरहला है, फुल शॉर्टेज का मरहला यानी कि मुकम्मल कमी का मरहला। यहाँ पे एम्प्लॉई को लगता है कि मुझे मेरा टोटल लॉस है, मैं पूरा कंफ्यूजन में हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ और साथ में
जब उसको ये लगता है कि मैं पूरा एग्जॉस्टेड हूँ, उसको लगता है कि जो मेरा सेटिस्फेक्शन है जॉब का वो सही नहीं है। नतीजा नतीजा ये होता है कि वो थका हारा हमेशा लगता है, स्लीप में भी डिस्टर्बेंस आती है, यानी कि वो शाम को सोने की कोशिश करता है, नहीं सो पा रहा है। अब खुदा खुदा करके नींद अगर आ भी गई तो रात को जागने लगा, बाहर बाथरूम की प्रॉब्लम, वापस आ गया, सोने की कोशिश की, नहीं सो पा रहा, फिर नींद आ गई, फिर प्यास लगी, मतलब ऐसी डिस्टरबेंसेस होने लगी। दिन चढ़ गया तो अब दिन में नींद आने लगी, पूरी रात सोया नहीं, या कभी सोया कभी जागा। मतलब इस तरीके का जब मरहला होता है, मतलब जब पेशे में, आपके जॉब में आपको लगे कि मेरा जो काम करना है ये किसी को अच्छी तरह से भाता नहीं है, थका हारा लगता है इंसान को, तो इस तरीके की इनइफेक्टिवनेस सामने आ जाती है। इस तरीके से क्या होता है, फिर जो ये एम्प्लॉई है वो कहता है छोड़ो ये सब चीजें, मैं ये कोप अप नहीं कर पा रहा हूं, तो वो एस्केपिज्म इख्तियार करता है। एस्केपिज्म यानी कि छोड़ो मैं ये काम ही नहीं करूंगा, मुझ में वो क्षमता ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो मैं नहीं करूंगा, यानी कि वो इस काम से जी चुराता है। उसको लगता है मेरी तो जरूरत ही नहीं है अब। हनीमून मरहले में उसको लगता है कभी कभार जरूरत नहीं है, लेकिन अपना वो प्रोडक्ट दिखाता है, अपनी खुशी दिखाता है, लेकिन यहां पे उसका टोटल लॉस हो जाता है, मुकम्मल कमी का मरहला। अब तीसरा मरहला जो है वो है इंतहाई जिस्मानी थकावट का मरहला, यानी कि क्रॉनिक सिम्टम होता है। यहाँ पे इस स्टेज में जो एक एम्प्लॉय है वो जाहिर करता है अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम कि जो ही किसी ने पुकारा तो वो इमीडिएट अटेंशन दिखाता है कि हाँ जी मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसको डिप्रेशन हो जाता है, तनाव इतना बढ़ जाता है, काम तो वो करना चाहता है, कॉल वो देता है, वापस जवाब देता है, लेकिन थकावट आ जाती है, दिमाग पे पूरा हावी हो जाता है। जिस्मानी काम वो करता है लेकिन दिमागी थकावट आ जाती है, और उस दिमागी थकावट की वजह से उसे डिप्रेशन हो जाता है और फिजिकल इलनेस हो जाती है। इसीलिए ये इंतहाई जिस्मानी थकावट का मरहला है, वो स्टेज जहां पे कि इंतहाई जिस्मानी थकावट आ जाएगी। पहली स्टेज में क्या किया हमने, पूरा जोश दिखाया, जोशो खरोश दिखाया कि मैं जी ये काम करूंगा, लेकिन एनवायरनमेंट करने नहीं दे रहा है, कभी कभार लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है। फिर दूसरे स्टेज में अरे मेरी जरूरत है ही नहीं, तो एस्केपिज्म का मरहला दिखाते हैं, टोटल लॉस, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो हम एस्केपिज्म, काम से जी चुराने का मरहला दिखाते हैं। फिर तीसरा मरहला हमारा ये आ जाता है कि जिस्मानी थकावट, जब बुलाया तब जी जी मैं तैयार हूं काम करने के लिए, लेकिन दिमाग पे इतना असर, काम तो इंसान कर रहा है लेकिन दिमागी असर इतना कि पूरा जिस्म थकावट में आ जाता है, डिस्टरबेंस हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है। हो गया तीसरा स्टेज। उसके बाद तीसरे स्टेज के बाद पूरा बहरान आ जाता है, बहरान का मरहला होता है क्राइसिस स्टेज। इस क्राइसिस स्टेज में अभी तक तो साइकोलॉजिकल ही असर था, अब क्राइसिस स्टेज में पूरा जिस्म आपका इन्वॉल्व हो जाता है, आप मेंटली भी सफर करते हैं और फिजिकली भी सफर करते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। पहले जो शुरुआत हुई थी दूसरे स्टेज में वो ये कि स्लीप डिस्टरबेंसेस होने लगी थी, लेकिन यहाँ पे जो ये बहरान का क्राइसिस का स्टेज है, यहाँ पे कंप्लीट डिस्टरबेंस है, अब पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात नींद नहीं आती, अब दिन में सोने लगी। अल्सर, अल्सरेशन, हाई ब्लड प्रेशर,
परफॉर्मेंस सही नहीं, क्योंकि जब दिमाग भी थक गया, जिस्म भी थक गया, पूरा क्राइसिस होने लगा दिमाग में भी और जिस्म में भी, और हम दवाइयाँ देने लगे ताकि मेरी ये जिस्मानी जो बीमारी है ये सही हो जाए। हालाँकि ये जिस्मानी बीमारी नहीं होती है, सारा स्ट्रेस की वजह से ये बीमारियाँ उजागर हो जाती हैं। और फिर आखिरी मरहला जो होता है, हिटिंग द वॉल स्टेज, जहाँ पे कि दीवार से इंसान सर पटकता है, यानी कि कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाता है और इतना असर हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि मतलब इसको क्या कहते हो, इसको कहना हुआ दीवार से सर पटकना, यानी कि एम्प्लॉय उस स्टेज पे आ जाता है, अब उसको असर ही नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, क्योंकि ये आहिस्ता 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 बर्न आउट पूरा हो गया। अब इस पे किसी चीज का असर नहीं होता है। यानी कि अगर हमने तनाव को सही टाइम पे नहीं पकड़ा तो हम इस मरहले पे भी आ सकते हैं कि पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा इंसान। और ये जो मरहले हैं, अगर हमने पहले ही मरहले पे पकड़ लिया, पकड़ हो गई, तो हम शायद ठीक हो सकते हैं, दूसरे मरहले में भी ठीक होने के आसार हैं। लेकिन तीसरा मरहला 50-50 वाला है, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जब तक ये शख्स पांचवें मरहले पे पहुंचता है, वहां पे फिर कोई भी असर नहीं होता है। ये एक बोझ बन जाता है समाज पे, बोझ बन जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, और साथ साथ पूरे समाज पे एक ये दबा सा लग जाता है। ये तो था पेशेवराना तनाव। लेकिन ये पेशेवराना तनाव जो आता है, इस तनाव को हम कैसे देखें कि हम इन मराहिल पे न पहुंचे। इसके लिए हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने हैं, यानी कि अलामात क्या हमें देखने हैं। अलामात जो हमारे तनाव के हैं, इसमें तर्ज अमल के अलामात होते हैं, इल्मी अलामात होते हैं, जज्बाती अलामात होते हैं और जिस्मानी अलामात होते हैं। यानी कि घंटी पहले बजती है कि तनाव है, ये घंटियां कहाँ कहाँ बजती है। तर्ज अमल यानी कि बिहेवियर के सिम्टम्स आपके क्या है, आपका तर्ज अमल जो है उसमें कि आपका बर्ताव लोगों के साथ क्या है। अचानक आपके बर्ताव में तब्दीली आ गई, आपके ड्रेस में तब्दीली आ गई, क्या आपने कैसे ड्रेस करना शुरू किया, आपके खाने पीने में तब्दीली आ गई, आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं और सिगरेट पीना शुरू आपने किया, या सब्सटेंस अब्यूज, खुदा न करे खास्ता आपने कोई ड्रग इस्तेमाल करना शुरू किया, या कभी कभार भूख भी नहीं लगने लगी, या कोई रस्म रिवाज चल रहे फिरते हैं, क्या ये रस्म जरूरी था, क्या ये अजीब सा बिहेवियर सब लोग कह रहे हैं, अरे ये शख्स तो ऐसा नहीं था, इसको ये क्या होने लगा। तो बिहेवियर में जब आपकी तब्दीली आती है, ये पहली अलामत है तनाव की। इवन आपके चलने फिरने में, आपके चलने के अंदाज में, आपके बात करने के अंदाज में जब तब्दीली आएगी, तो ये तर्ज अमल की अलामत है। इसके बाद जो दूसरी अलामत है वो कॉग्निटिव है, यानी कि इल्मी अलामत, आप ब्रेन कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भूल जाना। आप अक्सर भूल जाते हैं, मैंने ये चीज कहाँ पे रखी, अरे मैंने अभी तो यहाँ पे सोचा, मुझे क्या बोलना था, मुझे कुछ बोलना था, मैं क्या बोलने आई थी आपके पास, ऐसी चीजें, यानी कि फोकस ही नहीं कर पा रहा है इंसान। या पुअर जजमेंट, मैं क्या करूं, ये सही मैंने किया या गलत किया, इसके करने से मुझे क्या होगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो उससे क्या होगा, ये जजमेंट भी सही नहीं होती है। या फिर तीसरे किस्म की अलामत है जज्बाती, इमोशंस, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं,
एकदम से गुस्सा आने लगा, खुशी का कहीं पे इज़हार ही नहीं, किसी की बात से इरिटेट होना, बच्चा कुछ कहे उससे इरिटेट होना, कोई आम सी बात करे आपको लगता है आपको ही बोला जा रहा है। को हुआ कि आपको अपने इमोशंस पे, अपने जज़्बात पे काबू ही नहीं है। जब जज़्बात पे काबू नहीं हो, जज़्बात में तनाव आने लगा, तो ये भी तनाव की अलामत है। फिर फिज़िकल सिम्पटम्स यानी कि जिस्मानी अलामत जो हमने अभी-अभी बात की कि ड्राइनेस आना, मुँह में ड्राइनेस होना, चेहरे पे वो चमक नहीं होना जो पहले थी, या अल्सरेशन, बाउल सिंड्रोम होना, या फैटीग, मतलब जिस्म थका-थका सा महसूस होना, ये जिस्मानी अलामत जो हैं, ये सभी अलामत अगर कहीं भी आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको इस किस्म के अलामत होने लगे, तो जान लीजिएगा कि आपको तनाव हो रहा है। ये आपके तनाव के अलामत हैं और वी हैव टू यानी कि हमें इनको पकड़ना है और वहीं पे इनका कला-कमा करना है। अब देखते हैं तनाव के ज़राया क्या हैं? किस-किस चीज़ से तनाव होता है? तनाव के ज़राया बहुत होते हैं। मतलब फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे हो, इससे तो तनाव होता है। लेकिन अब इसमें ये हमें नुक्ते नज़र देखना है कि नुक्ते नज़र क्या-क्या है। कभी-कभार हमारा ऐसा अप्रोच होता है कि फ़र्ज़ करें मुझे 2 जॉब्स मिल गई, मैं दोनों पे जा सकती हूँ। यहाँ पे ये ख़्याल करना कि मैं किस जॉब पे जाऊँ। मेरे पास 2 गोल्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जॉब सिमिलर है। मुझे 2 स्कूल्स में नौकरी मिली, मैं इस स्कूल में जाऊँ या उस स्कूल में जाऊँ, दोनों जगह पढ़ाना है। यहाँ पे ख़्याल करना किसी 2 में से 2 एक जैसी चीज़ है, 2 एक जैसे काम है। अब मैं किसको छोड़ूँ, किसको पकड़ूँ? ये जजमेंट करना, ये भी एक ज़रिया तनाव का होता है, जिसको हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दूसरा होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि मुझे एक जॉब मिली, लेकिन इस जॉब में मेरी दिलचस्पी नहीं है। अब मैं ये सोचूं क्या मैं ये जॉब करूं या मैं बगैर जॉब के ही रहूं, यानी कि मैं अनएम्प्लॉयड ही रहूं वो ही बेहतर है मेरे लिए, या मैं जॉब करूं। यानी कि ये ऐसी 2 चीजें, ना वहां दिल है ना यहाँ दिल है, ना जॉब करने में दिल है ना जॉब न करने में दिल है। अब यहाँ पे मुझे 2 में से कौन सी चीज चूज करनी है, वो भी तनाव का एक जरिया होता है। तीसरा जरिया एक है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मुझे जॉब तो मिली लेकिन मुझे दुबई जाना है, बहुत खुश हूं मैं जॉब करने के लिए दुबई में, लेकिन अपने अपनों से बिछड़ने का गम, इस चीज में भी तनाव होता है। फिर और एक किस्म का तनाव है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मेरे पास बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं, मैं कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ और कोई भी ऑप्शन छोड़ सकता हूँ। इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना, एक से ज्यादा नुक्ते नजर में, और कैसे मैं कोई भी एक चीज चूज करूं और किसको बहुत सारी चीजों को छोड़ूं। यहाँ पे कि बहुत सारी चीजों में से एक चीज को चूज करना, ये भी हमारे तनाव का बाइस बन सकता है। शुक्रिया, मुझे लगता है आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।